के 10 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 10 के एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। फ्रांस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। फ्रांस में भारतीय समुदाय के बीच पीएम नरेंद्र मोदी, भारतीय समुदाय को पीएम मोदी ने संबोधित किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे आमंत्रित करने के लिए फ्रांस के लोगों का शुक्रिया, आपका ये प्यार। में पीएम मोदी को ग्रैंड ऑफ द लीज ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। ये सैन्य या नागरिक आदेशों में सर्वोच्च फ्रांसीसी सम्मान है। तो पीएम मोदी ने ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। पीएम मोदी ने भारत की जनता की ओर से सम्मान के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को धन्यवाद दिया है। आइए आपको ये भी बताते हैं कि पीएम मोदी को अब तक कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। जून 2023 की बात करें तो मिस्र की ओर से ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान दिया गया। मई 2023 में पापुआ न्यू गिनी की ओर से कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू दिया गया। तो मई 2023 में फिजी की ओर से कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ दिया गया है। तो वही मई 2023 में पलाऊ गणराज्य की ओर से एबाकल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर 2021 की बात करेंगे तो भूटान की ओर से डुक ग्याल्पो सम्मान दिया गया। तो 2020 में अमेरिकी सरकार की ओर से लीजन ऑफ मेरिट सम्मान दिया गया। 2019 में बहरीन की ओर से किंग हमादा ऑर्डर ऑफ द रेंसा सम्मान दिया गया। 2019 की अगर बात करें तो मालदीव की ओर से ऑर्डर ऑफ द स्टिंगविन रूल ऑफ निशान इजुद्दीन सम्मान दिया गया। 2019 में ही रूस की ओर से ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज पुरस्कार भी दिया गया। 2019 में ही यूएई की ओर से ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड दिया गया। 2018 में बात करें तो ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो प्रधानमंत्री को 2016 में अफगानिस्तान की ओर से स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी से सम्मानित किया गया। आमिर वही 2016 में ही सऊदी अरब की ओर से ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद से सम्मानित किया गया। तो फ्रांस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और बहुत से लोगों को यह पता नहीं होता कि दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल भाषा है। और इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है कि दुनिया की सबसे पुरानी तमिल भाषा भारत की भाषा है, हम भारतीयों की भाषा है। और साथियों, भारतीय भाषाओं की इस डायवर्सिटी का आनंद अब दुनिया भी ले रही है। आज कौन ये सुनकर गर्व से नहीं भर जाएगा कि भारत 10 साल में दुनिया की 10वीं से 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया। और ये गर्व सिर्फ भारतीयों को ही नहीं होता है। आज पूरी दुनिया ये विश्वास करने लगी है कि भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में देर नहीं लगेगी। आपने हाल में आई यूएन की एक रिपोर्ट भी जरूर देखी होगी। उस रिपोर्ट में यूएन कहता है सिर्फ 10-15 साल के भीतर ही भारत ने और बहुत से लोग। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात रामपुर की करेंगे, जहां पर सपा नेता आजम खां की सुरक्षा हटी है। आजम खां के पास थी वाई कैटेगरी की सुरक्षा। सरकार ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा वापस लेने का
फैसला लिया है। सरकार ने माना कि अब आजम खां को सुरक्षा की जरूरत नहीं है। तो आजम खां को एक और झटका लगता हुआ, जहां वाई कैटेगरी की उन्हें सुरक्षा दी गई थी, लेकिन अब वो सुरक्षा का घेरा उनसे हटा लिया गया है और सपा नेता आजम खां की सुरक्षा हटी है। तो सरकार की तरफ से सुरक्षा हटाने का ये फैसला लिया गया और कहा गया कि अब आजम खां को सुरक्षा की जरूरत नहीं है। तो सरकार ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा वापस लेने का ये फैसला लिया है। सरकार ने ये माना कि आजम खां को सुरक्षा की अब जरूरत नहीं है। तो आजम खां को एक और झटका लगता हुआ, वाई कैटेगरी की सुरक्षा में आजम खां थे, लेकिन अब ये सुरक्षा भी उनसे हटा ली गई है। सरकार ने यह फैसला लिया है कि वाई कैटेगरी की उनकी सुरक्षा हटा दी जाए और इसके साथ ही सरकार का यह मानना है कि आजम खां को अब सुरक्षा की जरूरत नहीं है। तो रामपुर से यह बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आज सुरक्षा मुख्यालय से एसपी साहब का एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें उल्लिखित है कि मोहम्मद आजम खां, माननीय पूर्व विधायक रामपुर को पूर्व से प्रदत्त वाई श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। इस आदेश के क्रम में उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई है वाई श्रेणी की। उनके साथ 3 गनर और आवास पर गार्ड थी। सभी पुलिसकर्मियों को वापस बुलाकर लाइन में आमद कराई गई। आज सुरक्षा मुख्यालय से एसपी साहब का एक रामपुर से हमारे संवाददाता फहीम खान हमारे जुड़ चुके हैं। फहीम, आजम खां को एक और झटका लगता हुआ, वाई कैटेगरी की सुरक्षा उनसे हटा दी गई है और ये तर्क दिया गया है कि अब आजम खां को सुरक्षा की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि आजम खां की वाई श्रेणी की सुरक्षा वापस ली गई है और ऐसा जो है वो राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया फैसला है। सपा नेता आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि गृह विभाग द्वारा राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक में आजम खां की वाई श्रेणी की सुरक्षा वापस लेने का फैसला जो लिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आजम खां की वाई श्रेणी की सुरक्षा के तहत 3 गनर प्राप्त थे। उनके घर पर 24 घंटे गार्ड तैनात रहते थे। उत्तर प्रदेश पुलिस सुरक्षा मुख्यालय ने सुरक्षा आवश्यकताओं के आंकलन में आजम खां की सुरक्षा की जरूरत को नहीं माना और उन्होंने ये हिसाब जो है फैसला लिया है कि आजम खां को इसकी जरूरत नहीं है। जबकि मैं बताता चलूं कि आजम खां जो है वो 10 बार के रामपुर से विधायक हैं और 4 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। ऐसे में पूर्व विधायक की जो सुरक्षा हटाई गई है वो किस लिए हटाई गई है, इसका खाका पूरी तरह से सरकार ने तैयार तो किया ही होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई वाई श्रेणी की सुरक्षा जो वापस ले ली गई है, ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश के सुरक्षा मुख्यालय से अधीक्षक के पत्र द्वारा की गई है। रामपुर में जिस तरह से पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने ये जो सुरक्षा थी इसको वापस बुलाया है, इसको वापस बुलाने के बाद अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये निर्देश जो प्राप्त हुए हैं उसके अनुपालन में ये सुरक्षा हटाई गई है। तो ये जो वाई श्रेणी की सुरक्षा वापस ली गई है, इसमें जो है ये मुख्यालय की तरफ से इसका आदेश हुए हैं। तो आजम खां जिस तरह से आजम खां के घर पे भी एक पोटली फेंकी गई थी सुरक्षा के दौरान ही और उसके बाद में बड़ा हंगामा मचा था और उस पोटली में कुछ जादू का सामान निकला था। ये अलग बात है कि जादू का सामान निकला, कुछ और भी निकल सकता था, लेकिन जिस तरह से अब सुरक्षा हटाई गई है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लोग इस पर सवालिया निशान भी लगा रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं। कह तो यहां तक रहे लोग के प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी इस पर वक्तव्य जारी कर सकते हैं 12 बजे के लगभग। तो जिस तरह से आजम खां की सुरक्षा को लेकर जो है वो बवाल शुरू होने जा रहा है, हो रहा है, देख रहे हैं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग इस पर ऐतराज जता रहे हैं और पार्टी में नाराजगी देखने को मिली है इस सुरक्षा को हटाने के बाद। बहुत शुक्रिया फहीम, और देखिए अगला कदम क्या होगा ये देखना होगा। खबरों में अगर आगे बढ़ेंगे, पसमानदा मुस्लिम समाज को साधने में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है। अल्पसंख्यक मोर्चा पसमानदा स्नेह मिलन यात्रा निकालेगा। मोदी सरकार की योजनाओं से कराया जाएगा अवगत। अल्पसंख्यक मोर्चा 27 जुलाई से स्नेह मिलन यात्रा शुरू करेगा। तो दिल्ली से शुरू होगी, हरियाणा के मेवात में समाप्त होगी ये यात्रा। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि से ये यात्रा गुजरेगी। तो 24 के लिए बीजेपी का ये पसमानदा दांव कितना कामयाब होता है ये तो आगे देखना होगा, लेकिन उससे पहले लगातार पसमानदा समाज में, पसमानदा मुस्लिमों में भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ बनाने में लगी हुई है। लगातार पसमानदा सम्मेलन करते
नजर आई। किस तरह से पसमानदा मुस्लिमों को खुद से जोड़ा जाए, इसके लिए तमाम प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और वो तस्वीरें भी सबने देखी होगी कि प्रधानमंत्री लगातार पसमानदा मुसलमानों से मुलाकात कर रहे थे और कहीं ना कहीं पसमानदा समाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। एसके, 24 की तैयारी लगातार की जा रही है और नए नए दांव पेच आजमाए जा रहे हैं। अब पसमानदा मुसलमानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद एक कदम उठा रही है और इसी के तहत देखिए अब मिलन कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। किस तरह से पसमानदा समाज में पैठ बनाने के प्रयास में भारतीय जनता पार्टी है। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने कील कांटों को दुरुस्त कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी केंद्र में अपने बिता चुकी है। तीसरे कार्यकाल के लिए 2024 यानी अगले साल चुनाव होना है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के पास जो अब तक की रिपोर्ट्स हैं उसमें ये चीजें निकलकर सामने आई हैं कि कहीं न कहीं बीजेपी के लिए कुछ न कुछ एंटी इनकम्बेंसी है। हालांकि अगर हम पसमानदा मुसलमानों की बात करें या फिर शिया मुसलमानों की बात करें तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति काफी नरम रहे हैं दूसरे मुसलमानों के अपेक्षा। और सीधे तौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश में भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने दानिश आजाद अंसारी जो कि पसमानदा समाज से आते हैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी बनाया हुआ है। तो सीधे तौर पर बीजेपी की अल्पसंख्यक यूनिट को इस पूरे कार्यक्रम में लगाया गया है ताकि एंटी इनकम्बेंसी के जरिए 1 या 2% वोट अगर कहीं पर कम भी होता है तो पसमानदा मुसलमानों के जरिए उसको पूरा किया जाए, जिसको लेकर बीजेपी ये यात्रा दिल्ली से निकालने वाली है जो कि 27 जुलाई से शुरू होगी और 15 अक्टूबर को वापस हरियाणा में आगे खत्म होगी। हालांकि इस दौरान वो कई प्रदेशों का दौरा करेगी जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके अलावा महाराष्ट्र और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेशों में भी जाएगी। हालांकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो चाहे मुजफ्फरनगर हो, बिजनौर हो, रामपुर हो, जो पसमानदा मुसलमानों के बाहुल्य वोट वाली सीटें हैं वहां से होते हुए ये यात्रा गुजरेगी। और इस यात्रा का उद्देश्य भी यही होगा कि पसमानदा मुसलमानों से मुलाकात की जाए, कैसे केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं में उनको ध्यान रखा गया, उनको इसका लाभ मिला है, ये जानकारी उनको दी जाए ताकि 2024 के लिए पसमानदा मुसलमानों को पार्टी के साथ जोड़कर एक बेहतर परफॉर्म किया जा सके। और सीधे तौर पर लगातार कोशिश भारतीय जनता पार्टी की यही है कि जो 1-2% वोट कहीं से कम भी हो रहा है तो उसको पसमानदा मुसलमानों के जरिए पूरा किया जाए। यही एक वजह है कि बीजेपी अपनी अल्पसंख्यक यूनिट के जरिए पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने के लिए ये बड़ी मुहिम चलाने जा रही है। बिल्कुल एसके, देखिए ये बड़ी मुहिम कहीं ना कहीं अगर कामयाब होती है तो 24 के लिए भारतीय जनता पार्टी पर जो परिणाम निकल कर आएगा कहीं ना कहीं उनके पक्ष में नजर आएगा। और एसके देखिए लगातार हमने वो तस्वीरें भी देखी है जब प्रधानमंत्री खुद पसमानदा मुसलमानों के पास किस तरह से मौजूद थे और उनके बीच पैठ बनाने के प्रयास देखने को मिले हैं। अब जब तमाम योजनाएं, तमाम जो केंद्र सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, कितना असर पसमानदा समाज में देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी तमाम सम्मेलन कर चुकी है, ये कितना अलग होगा उससे? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो बीजेपी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती, चाहे वो चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, पूरी रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरती है। जहां तक पसमानदा मुसलमानों की बात है, भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से लगातार उनको लेकर काम कर रही है। वजह स्पष्ट है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। अगर 2 साल की लगातार कार्यकाल से अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी हुई भी हो तो उसको इस पसमानदा मुसलमानों या दूसरे जो ऑप्शनल वोट हैं वहां से पूरा करने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी है। अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार में दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बनाकर कहीं ना कहीं एक मैसेज पसमानदा मुसलमानों को देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुस्लिम चेहरे को अपना प्रत्याशी नहीं बनाया था। लेकिन बावजूद इसके जब सरकार बनने की स्थिति आई तो दानिश आजाद अंसारी को विधान परिषद भेजकर उनको उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और एक संदेश देने की कोशिश की गई पसमानदा मुसलमानों को कि हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, हम तुम्हारे लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि आपकी चीजों को पूरा किया जा सके। दूसरी बड़ी चीज यह है कि जो बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवासों का वितरण हुआ उसमें पसमानदा मुसलमानों का खासा ध्यान रखा
आ गया। जी। तीसरी बड़ी चीज ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा था, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से भी था और प्रदेश सरकार की तरफ से भी था, तो जिन इलाकों में पसमानदा मुसलमान बड़ी संख्या में हैं, वहां पर इसका वितरण काफी तेजी के साथ कराया गया और इस पे ध्यान दिया गया कि कहीं पर भी ऐसे लोग ना हो, खास तौर पर जो पसमानदा या इस कैटेगरी में आते हैं जिनके लिए खाद्यान्न की काफी जरूरत है, वहां पर इसका वितरण कराया गया। और विभिन्न जो योजनाएं हैं, चाहे वो समग्र ग्राम विकास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, जिसके जरिए बिजली कनेक्शन और उज्ज्वला जैसे जो गैस कनेक्शन है उनको दिए गए, जिसका उद्देश्य ही यही था कि 2024 से पहले कहीं ना कहीं बीजेपी उनको साथ लाएगी और कोशिश करेगी कि जो भी वोटर पसमानदा मुसलमानों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं वो बीजेपी के लिए प्लस होगा और 2024 में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए काफी जरूरी भी होगा। यही एक वजह है कि बीजेपी पूरी रणनीति के तहत मैदान में है और पहले से इन सारी चीजों को लेकर तैयारियां चल रही थी। हालांकि अब बीजेपी इस यात्रा के जरिए अल्पसंख्यक मोर्चा को आगे बढ़ाएगी, जो मैसेज देते हुए वापस दिल्ली से चलकर वापस हरियाणा तक आएगी। ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा का बरेली दौरा आज है। शुक्रवार की रात लखनऊ के आंवला पहुंचे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र। वहीं शुक्रवार की रात बरेली जनपद के आंवला क्षेत्र में करेंगे रात्रि विश्राम। शनिवार की सुबह आंवला क्षेत्र के ग्राम लिलौर जाएंगे मुख्य सचिव, जिसके बाद बरेली में अर्बन हाट समेत विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। रविवार सुबह बरेली से रामपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो शनिवार की सुबह आंवला क्षेत्र के ग्राम लिलौरा का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद बरेली के अर्बन हाट समेत विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। तो मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा का बरेली दौरा आज है और इस दौरान तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शुक्रवार की रात लखनऊ से आंवला पहुंचेंगे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा। शुक्रवार की रात बरेली जनपद के आंवला क्षेत्र में रात्रि विश्राम करेंगे। कल यानी कि शनिवार की सुबह आंवला क्षेत्र के ग्राम लिलौर जाएंगे मुख्य सचिव। उसके बाद बरेली में अर्बन हाट समेत विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। रविवार सुबह बरेली से रामपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा का बरेली दौरा आज है और इस दौरान शुक्रवार यानी कि आज रात लखनऊ से आंवला पहुंचेंगे मुख्य सचिव और इसके बाद शुक्रवार की ही रात बरेली जनपद में आंवला क्षेत्र में रात्रि विश्राम करेंगे। शनिवार की सुबह यानी कि कल आंवला क्षेत्र के ग्राम लिलौर जाएंगे मुख्य सचिव और उसके बाद बरेली में अर्बन हाट समेत विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। कितना विकास हुआ है, क्या कुछ कार्य बाकी है, लगातार जो परियोजनाएं की जा रही हैं, जो तमाम विकास कार्यों की चर्चा की जाती है, क्या वाकई वो जमीन पर नजर आ रहा है या नहीं, उसका कहीं ना कहीं निरीक्षण करेंगे। रविवार सुबह बरेली से रामपुर के लिए रवाना हो जाएंगे दुर्गा शंकर मिश्रा। अब खबर गाजीपुर से है, जहां आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। 4 महिलाएं समेत एक युवक की मौत हुई है। कासिमाबाद और मोहम्मदाबाद तहसील के 4 गांवों में गिरी है आकाशीय बिजली। हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। आकाशीय बिजली गिरने से हुई जनहानि पर सीएम योगी ने शोक व्यक्त किया है। मृतकों के परिजनों को तत्काल राहत राशि देने का निर्देश भी दिया है। तो मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की राहत राशि जल्द ही दी जाए, इसका निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। तो गाजीपुर से ये खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। तो मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि देने की निर्देश भी दिया है। आसिफ अंसारी हमारे संवाददाता गाजीपुर से जुड़ चुके हैं। आसिफ, ठीक है आसिफ, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो देखिए किस तरह से गाजीपुर में आकाशीय बिजली गिरने से हादसा हो गया। कासिमाबाद और मोहम्मदाबाद तहसील में 4 गांवों में आकाशीय बिजली गिरी है।
वहीं बिजनौर में बड़ा हादसा हो गया। नदी के तेज बहाव में बह गई टाटा मैजिक। हादसे में कार सवार 4 लोग नदी में डूबे। 2 महिलाओं की मौत, 2 बच्चियां लापता बताई जा रही हैं। बच्चियों के पिता ने जैसे तैसे बचाई अपनी जान। नगीना थाना क्षेत्र के पामधोई नदी में डूबने से यह हादसा हुआ है। बिजनौर से यह बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पानी के तेज बहाव में टाटा मैजिक का इसके चपेट में आ गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और बताया जा रहा है कि 2 बच्चियां लापता हैं। तो नगीना थाना क्षेत्र के पामधोई का यह मामला है। तो बिजनौर से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बिजनौर में यह बड़ा हादसा, नदी के तेज बहाव में बह गई टाटा मैजिक और इस हादसे की चपेट में कई लोग आ गए। इस दौरान 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 1 लापता बताए जा रहे हैं। 2 महिलाओं की मौत, 2 बच्चियां लापता हैं। तो बच्चियों के पिता ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई, लेकिन देखिए इसकी चपेट में 3 लोगों की मौत हो गई है, 1 लापता बताया जा रहा है। तो बिजनौर में यह बड़ा हादसा। और अधिक जानकारी के साथ बिजनौर से संवाददाता फैजल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फैजल, अभी क्या कुछ स्थिति वहां पर, किस तरह से यह हादसा हो गया? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए बिजनौर में लगातार 5 दिन से बारिश हो रही है और बारिश का कहर कितना बरपा रहा है आप देख सकते हैं। एक मैजिक से दवाई लेने गया था एक युवक, जिसका नाम अनवर बताया जा रहा है। वो अपनी पत्नी, अपनी बहन व 2 बच्चियों के साथ जा रहा था। रास्ते में अचानक तेज बहाव में मैजिक डूब जाती है। डूबने से 4 लोग डूब जाते हैं और ये पति जो है अनवर, ये तैर के बच जाता है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए मौत की, तो 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। एक बच्ची की भी फिलहाल तलाश जारी है, लेकिन ये नहीं बता सकते वो बच्ची जिंदा है या मर गई है, क्योंकि अभी उसकी तलाश जारी है। फिलहाल 3 मौतें इस बहाव में हो गई हैं। बड़ा हादसा है। लगातार बिजनौर में बारिश का कहर बरपाया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस कदर अगर बात की जाए टोटल मौतों की, तो दर्जनों मौत सिर्फ इस कारण हुई है कि बिजनौर में तेज पानी का कारण है। ठीक है फैजल, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। चलिए, इस बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर